जी तो प्यारे बच्चों बात करते हैं अब आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम बोर्ड का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर चैनल से आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी कोई सेल होता है उसकी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि उसके अंदर उसकी जो बॉडी है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं जब वो डिवाइड करता है, आपको मैंने डिवाइड करने का तरीका बताया इसका, तो लेट्स से दैट कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 23 है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेट्स से दैट हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डिफरेंट होती है। हम ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन जो सेल है, लेट्स से दैट कि इसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है कि किसी भी ह्यूमन सेल में आपको मिलेंगे इतने क्रोमोसोम्स। तो इन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, क्या बोल देते हैं इस प्रोसेस को हम? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फिर प्यारे बच्चों होता ये है कि जब ये माइटोसिस होती है तो इसमें भी आपको कितने मिलते हैं? 23। इसमें भी कितने मिलते हैं? 23। यानी जो नए दो सेल्स बनते हैं उनके अंदर भी आपको इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ये तो माइटोसिस है, ये तो हमें पता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। ये अहमियत है माइटोसिस की कि जो माइटोसिस जब होती है तो उसमें जो क्रोमोसोमल सेट होता है वो प्रॉपर रहता है। अगर 23 क्रोमोसोम्स आपको मिले, लेट्स से दैट 46 अगर हमको अलग-अलग कर देंगे तो ये 46 होंगे। तो इसके अंदर भी 46 ही मिलेंगे आपको, इसके अंदर भी 46 ही मिलेंगे। लेकिन जब हम सेट बना देंगे तो 23 सेट मौजूद है। ये पेरेंट सेल है, इसे हम कहते हैं पेरेंट सेल, और इसे हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल। और डॉटर सेल आपको पता है कि ये भी डॉटर सेल है और ये भी डॉटर सेल है जो पेरेंट सेल से बना है। यानी कि जिस सेल ने डिवाइड किया है और वो दो हो गया है, द बॉडी प्रीवियस बॉडी वॉज द पेरेंटल बॉडी, और जो नई बॉडी बनी है दैट इज द डॉटर बॉडी, द डॉटर सेल। तो इसमें जो भी सेट था पेरेंटल बॉडी में वही मेंटेन रहा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर ऑफ सेट्स या मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। जैसे लेट्स से दैट कि हर डॉटर सेल जो है वो रिसीव करता है क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक इन कॉम्पोजिशन। याद रखो, जैसे क्रोमोसोम्स इसमें हैं वैसे ही इसमें होंगे और वैसे ही इसमें होंगे, तभी तो वो उस सेल के डॉटर सेल्स कहलाएंगे। इंसानों के बच्चे इंसान ही होते हैं ना। अगर आपका यहाँ कट लग जाता है तो ये नाक के टिश्यूज़ तो नहीं है ग्रो करने लग जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे डेफिनेटली ग्रो उन्हीं टिश्यूज़ की वापस होगी जो जिस तरह के। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, ऑमिनस सेलुलाई सेलुला, रुडोल्फ विर्च्यू, कि सेल से ही बनते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सेल्स हैं वैसे ही नए सेल्स बनते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक कि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, दैट इज़ क्वाइट नॉनसेंस। सो उसके बाद फिर मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ कि इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल, और इनकी तादाद भी क्रोमोसोम्स की उतनी रहेगी जितनी कि पेरेंटल सेल में थी। ओके, ये तो क्लियर हो गया। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि क्रोमोसोमल सेट्स को या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को वो बैलेंस रखना होता है। अगर इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बैलेंस ना रहें तो फिर प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम है। अगर इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स थे, इसमें और इसमें 23 ना रहें तो फिर प्रॉब्लम है। अगर ये काम अल्लाह ताला नॉर्मल करवा देते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज गॉन फेयर एंड फाइन। चलें, हम पहले ये नहीं देख रहे कि मसाइल क्या है, हम ये देख रहे हैं कि अहमियत क्या है। सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है अहमियत। सिग्निफिकेंस का क्या मीनिंग होता है? अहमियत। यानी कि अहमियत क्या है इस चीज़ की। तो प्यारे बच्चों लेट्स टॉक अबाउट कि कहाँ कहाँ ज़िंदगी में जानदार को माइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है। याद रखना, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कोई भी बच्चा जब से पैदा होता है और जब बड़ा हो जाता है तो उसको सारी ज़िंदगी माइटोसिस की ज़रूरत रहती है। आप देखें ना, डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, यू आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपके अंदर माइटोसिस हो रही है। उसके अलावा सेल रिप्लेसमेंट, यानी कि जो सेल हैं पुराने सेल्स खत्म हो रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं। अब देखा होगा अमूमन आपकी स्किन के सेल्स उतर जाते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जो स्नेक है वो अपने पुराने सेल्स उतार देता है, अपना शेल उतार देता है और फिर नया शेल आ जाता है। ऐसा होता है ना, जो मुर्गियाँ होती है अपने फैदर्स को उतार देती हैं, नए फैदर्स आ जाते हैं। क्या होता है?
सेल रिप्लेसमेंट, यानी पुराने सेल्स डेड, नए सेल्स आ जाते हैं उनकी जगह पे। रीजनरेशन, आपने देखा होगा कि जो स्टार फिश होती है उसका जब एक ये पाँव कट जाता है तो फिर ये क्या होता है कि ये दोबारा ग्रो कर जाता है। इस तरह ही आपने सैलमेंडर्स देखे होंगे, एक बहुत बड़ी छुपकलियाँ टाइप जानदार हैं, और इनकी अगर छुपकली देख लें आप, अगर उसकी दुम कट जाती है तो दोबारा ग्रो कर जाती है, तो वो दोबारा ग्रो करना इज़ नोन एज रीजनरेशन। ये भी क्या कहलाएगी? रीजनरेशन। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपने देखा होगा, आलू लेते हैं आप, आलू लगाया ज़मीन में, आलू से निकला है आलू, आपने कहा ये क्या आलू को चालू है भाई। या आपने गन्ने का लिया टुकड़ा, गन्ने को लगाया दोबारा ज़मीन में, गन्ने से बन गया गन्ना। तो ये कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि आपको सीड्स नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी नहीं चाहिए, आपको पेरेंट्स नहीं चाहिए, आप कोई टिश्यूज़ पकड़ें, उनको लगाएं, उनसे पूरा सेल बना दें, पूरा बॉडी बना दें दोबारा। तो ये साइंसदान, एक साइंसदान है एडवर्ड जेनर, उसने पता क्या किया, उसने बकरी का एक सेल लिया, बकरी का सेल लेकर उसने पूरी बकरी तैयार कर दी सेल्स। सारे हैरान हो गए कि भाई ये क्या काम कर दिया 1998 के अंदर एडवर्ड जेनर ने, एक सेल से उसने पूरी बकरी तैयार कर दी। दैट इज नोन एज क्लोनिंग। बट मेथड कौन सा रहेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उस बकरी के कोई पेरेंट्स ही नहीं थे, शायद जहां से वो बकरी का सेल लिया गया था वही उसके पेरेंट्स होंगे, राइट। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ माइटोसिस, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। कहाँ कहाँ पर? डेवलपमेंट ग्रोथ में हेल्प कर रहा है माइटोसिस, सेल रिप्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है माइटोसिस, रीजनरेशन में हेल्प कर रहा है माइटोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द स्टोरी इज नॉट एंडेड, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो आपने कहीं नहीं जाना, यहीं पे मेरे साथ रहना है। ओके, सो लास्ट में क्या सीन मैं आपसे डिस्कस करूंगा? लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भाई हेलो एक्सक्यूज मी, देर आर सर्टन एरर्स, कुछ एरर्स भी हो सकते हैं माइटोसिस के अंदर। वो एरर्स कौन से हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो you have to use the word here cancer. Oh my god, that's a very dangerous word, cancer. कैंसर क्या होता है? जब सेल अपनी मर्जी से डिवाइड करना शुरू कर दे, जब सेल आपकी मर्जी से, आपके जिस्म की मर्जी से, आपके ब्रेन की मर्जी से, आपके कंट्रोल सेंटर जो बॉडी में मौजूद हैं उनकी मर्जी से डिवाइड ना करे, अपनी मर्जी से डिवाइड करना शुरू कर दे। और जब सेल अपनी मर्जी से डिवाइड करेगा इसे कहेंगे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो जब ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन प्यारे बच्चों होती है ना, सेल खुद बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। तो फिर ट्यूमर्स को साइंसदानों ने समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर ट्यूमर्स यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अपनी लोकेशन पे हो रही हो, मतलब लेट्स से दैट इधर ही हो रही है तो इधर ही रहे, दैट इज़ कॉल्ड द बिनाइन ट्यूमर्स। और लेट्स से दैट अगर खून के थ्रू ये कहीं और चले जाए और फिर दूसरे भी जिस्म के हिस्सों में होने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और इस अमल को कहेंगे मेटास्टेसिस। तो लिहाजा इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा जब मैं टॉपिक पे आऊँगा। कौन सा टॉपिक? एरर्स इन माइटोसिस। आपको बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन एरर्स इन माइटोसिस। तो आपको ये हर साल बोर्ड में सवाल आता है, व्हाट आर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, व्हाट इज मेटास्टेसिस। ये बड़ा दफ़ा आपको इस टॉपिक में सवाल निकाले गए हैं। बहरहाल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो अपनी इंट्रो देकर ये आपने हेडिंग्स के अंदर काम करना है, एंड आई होप कि आप समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ। So let's talk about development and growth in significance of mitosis.